क्या भूखा रहने से वज़न कम होता है? क्या वॉक करने से वज़न कम होता है या कोई दवाइयाँ खाने से वज़न कम होता है? ना तो सर भूखा रहना इलाज है मोटापे का, और ना ज़्यादा एक्सरसाइज इसका इलाज है। क्या टिप्स हैं डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब की तरफ से अपना वज़न कम करने की? सिंपल एक लाइन का आंसर है, कट और कंट्रोल। कढ़ाई चलती है, हाँ जी ये कितनी नुकसानदेह है उनके लिए? सर, कढ़ाई में कोई नुकसान नहीं है, मैंने पहले बताया, उसमें प्रोटीन और फैट है। गोश्त है वो। हाँ जी, उसके साथ खुदा के लिए लोगों का देसी घी और मक्खन बंद ना करें, उनके अंडे की जर्दियाँ बंद ना करें। नहीं, उससे शरीयानों में चर्बी नहीं बनती? सर नहीं बनती। तो मेरे पेरेंट्स दोनों डायबिटिक हैं, शुगर है उनको। उसमें एक कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई होती है हमेशा से, वो ले रही है, मेरी वालदा ले रही है। जी क्या बंद करवा दूँ उसको? सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक डॉक्टर साहब, एक मर्ज़ ऐसा है जो हर बीमारी के साथ जुड़ा हुआ है। मसलन मैं बतौर ऑर्थोपेडिक सर्जन जब पेशेंट्स देखता हूँ जोड़ों में दर्द के, नी पेन के या कमर की दर्द के, और मैं उन्हें कहता हूँ कि अपना वज़न कम कर लें, आपका आधा मसला हल हो जाएगा। तो अगला सवाल वो फौरी पूछते हैं कि जी वज़न फिर हम कैसे कम करें? अब बतौर ऑर्थोपेडिक सर्जन तो मैं उन्हें कोई दवाइयाँ लिख के नहीं दे सकता। क्या तरीके हैं जो हमारी पॉडकास्ट के ज़रिए लोग सीख के अपना वज़न कम कर सकते हैं? दो मैं आपसे सवाल के अंदर हिस्से पूछ रहा हूँ। क्या भूखा रहने से वज़न कम होता है? क्या वॉक करने से वज़न कम होता है या कोई दवाइयाँ खाने से वज़न कम होता है? अच्छा, मेरे पास भी अक्सर प्रिस्क्रिप्शंस आते हैं हमारे दोस्तों के, उन्होंने शुगर के मरीज़ों को देखा होता है, उनका वज़न बेतहाशा ऑलरेडी बड़ा होता है। उन्होंने दवाइयाँ लिखने के अलावा, उनकी 8-10 दवाइयाँ होती हैं, नीचे एक जुमला लिखा होता है, वज़न कम करें। वो ये नहीं बताते कि वज़न कम कैसे होना है। ठीक है, अब मरीज़ घर आ गया, अब उसका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? वो या तो यूट्यूब पे बैठ के वज़न कम करने के तरीके सोचेगा, ख़वातीन जाएंगी अपनी जिम वाली बाजी के पास और उनसे पूछेंगे कि जी वज़न कम करने का क्या तरीका है, और दोनों जगहों पे एक ही तरीका बताया गया हुआ है, और जिम वाली बाजियाँ भी यही बताती हैं कि जी कम खाएं और ज़्यादा चलें। अब यहाँ पे आपने एक बात मेरी बड़े गौर से इस पर गौर करना है। मैं सपोज़ इस संडे को आपको इनवाइट करता हूँ कि बासित भाई, आपने मैंने बहुत अच्छी दोस्तों की एक दावत रखी है, आप मेरे घर तशरीफ़ लाइए संडे इवनिंग पे, और मैंने बहुत अच्छा शेफ़ है, उसके हाथों कुकिंग करवाई है, और मैं चाहता हूँ कि आप जी भर के खाएँ मेरे पास आके, तो ताकि मैंने ये जो सारा कुछ किया तो आप खाएंगे तो मुझे मज़ा आएगा। तो वो कौन से दो ऐसे काम होंगे जो उस दिन आप सुबह से करना शुरू करेंगे कि आप मेरे पास इस हालत में आए कि आप ज़्यादा खा सकें? कौन से दो काम करेंगे? एक तो खाएंगे नहीं सुबह से, भूखा रहेंगे ताकि ज़्यादा खा सकें। हाँ, और दूसरा काम आप बता दें क्या दूसरा ये होगा कि आप शाम के वक्त थोड़ी एक्सरसाइज कर लेंगे और ज़्यादा भूखा हो जाए। तो सर इसी में जवाब है कि जब आप भूखा रहते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो आप यू फील हंग्री, तो और खाते हैं। ना तो सर भूखा रहना इलाज है मोटापे का, और ना ज़्यादा एक्सरसाइज इसका इलाज है। अच्छा जी, ये दोनों ही इलाज गलत है। अब यहाँ से ये मैसेज ना चला जाए कि मैं एक्सरसाइज के ख़िलाफ़ हूँ। याद रखिए कि भूख और एक्सरसाइज दोनों आपकी भूख को मज़ीद बढ़ाते हैं, और याद रखिए एट द एंड ऑफ द डे भूख ही जीतेगी। आप कहेंगे यार जन्नत में गया सारा कुछ, और भाई लाओ खाने के लिए क्या, मेरा तो बुरा हाल हो गया। वजह क्या? इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कितना खाते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्या खाते हैं, और जो कुछ आप खा रहे हैं वो बॉडी में जाके हार्मोनल रिस्पॉन्स क्या देती है। ओके। जब आप प्रोटीन्स और फैट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, ठीक है ना जी, अंडे ज़्यादा खाएंगे, गोश्त ज़्यादा खाएंगे, देसी घी या मक्खन का इस्तेमाल करेंगे, तो ये दोनों आपकी बॉडी में जाने के बाद आपकी भूख को मार देते हैं, क्योंकि वो तमाम हार्मोन्स जो कि भूख लगाने वाले, इश्तिहाक जो दिलवाने वाले हैं, वो नीचे चले जाते हैं। ठीक है। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, जैसे आप सुबह जूस पीते हैं, जैसे कि आप 2 या 3 स्लाइस डबल रोटी के ले लेते हैं, सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आपने एक बड़ा अच्छा पराठा बना लिया, ठीक है जी, देसी घी का। देसी घी में ख़राबी नहीं है, वो जो आटा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें ख़राबी है। जैसे ही आप खाएंगे थोड़ी देर के बाद आपका ग्लूकोज ऊपर जाएगा, उधर से इंसुलिन आपका लबलबा रिलीज़ करेगा और एकदम से सारी शुगर को उठा के सेल्स के अंदर धकेल देगा। दिस इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिक क्रैश। और आप सुबह कार्बोहाइड्रेट रिच नाश्ता करें, 2 घंटे के बाद आपको दोबारा भूख लग जाएगी। चाय बिस्किट, क्योंकि
वो जो आप कुछ ना कार्बोहाइड्रेट्स खाएं या उसको ठिकाने लगाने के लिए इंसुलिन ऊपर आएगी, और इंसुलिन हमेशा भूख लगाती है। आप उन लोगों से पूछें जो इंसुलिन के टीके लगा रहे हैं वो अपनी भूख को कैसे कंट्रोल करते हैं। यही वजह कि इंसुलिन लगाने से एक तो इंसुलिन का अपना इफेक्ट है कि वो मोटा करती है, और दूसरा उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो फिर इधर उधर की चीज़ें, बिस्किट्स हो गए और जो भी उनके हाथ आता है वो खाना शुरू कर देते हैं। आज तक इंसुलिन लगाने वाला शख्स कभी पतला नहीं हो सका, ये बात याद रखिएगा। हाँ, टाइप 1 की मैं बात नहीं कर रहा, टाइप 2 जो कि 95% है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। अब आ जाती है बात एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज के बारे में जो ख्यालात हैं लोगों के, आज मैं आपको लेटेस्ट साइंटिफिक नॉलेज बता रहा हूँ। एक्सरसाइज के दुनिया में इतने फ़वाइद हैं कि उनको आप गिन भी नहीं सकते, बट वेट लॉस इज़ नॉट वन ऑफ देम। उसमें वेट लॉस शामिल नहीं है उन फ़वाइद में। अच्छा। रीज़न, वॉक करने से आपकी इतनी कम, या एक्सरसाइज करने से इतनी कम कैलोरीज बर्न होती हैं कि जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। मिसाल के तौर पे एक बिग मैक अगर आप लें, बर्गर जो हमारे नौजवानों का एक स्टेपल फूड फास्ट है, फूड चेंज, एक बिग मैक बर्गर विद फ्रेंच फ्राइज एंड कोक, यही मिलता है जी आपको आपकी डील फास्ट जो फूड मिलती है, डील मिलती है। इस बिग मैक बर्गर को और मील को बर्न करने के लिए, इसकी कैलोरीज को बर्न करने के लिए यू नीड 4 आवर्स ऑफ स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज। आप 4 घंटे एक्सरसाइज करेंगे तो ये बर्न होगा। ठीक है। अच्छा, अब जो रूटीन में हम अपने पेशेंट्स को, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो शुगर के ख़ास तौर पे, या आपके पास जॉइंट्स की, उनकी उम्रें 50 साल से ज़्यादा है। इस एज ग्रुप के बंदे को आप 4 घंटे या 2 घंटे 3 घंटे नहीं भगा सकते, आधा घंटा नहीं भाग सकते। अच्छा, तो 4 घंटे रूटीन में हम उनको कहते हैं जी कि आपने 35 टू 40 मिनट्स की वॉक करनी है 5 डेज अ वीक। 150 मिनट्स हम पूरे करवाते हैं। इस एक्सरसाइज के साथ सिर्फ और सिर्फ बॉडी में से 110 कैलोरीज बर्न होंगी, जो कि 2 कुकीज़ के बराबर है। अगर एक बंदे ने जिम से आके ये 110 कैलोरीज बर्न की थी, घर आया, मेहमान आए हैं, वो 2 बिस्किट और एक चाय का फीका कप ले ले तो ये सारा कुछ बराबर हो गया। अच्छा। एक, और दूसरा मैंने पहले बता दिया है, जितनी आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो बॉडी में इंसुलिन एक साइड पे बैठ जाती है, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान आपके जो एक्सरसाइजिंग मसल्स होते हैं वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं विदाउट दी हेल्प ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के बगैर ही आपका एक दरवाज़ा खुल जाता है और धड़ाधड़ शुगर अंदर जानी शुरू हो जाती है, ब्लड से सेल्स के अंदर चलेगी। आम तौर पे सेल्स के अंदर ग्लूकोज को धकेलने के लिए इंसुलिन लाजमो मलजूम है, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान इंसुलिन की जरूरत नहीं होती, वो बैठ गई साइड पे, आपका सारा ग्लूकोज अंदर चला गया। जब सारा ग्लूकोज अंदर चला गया, अब आपने एक्सरसाइज स्टॉप की, आधे पौने घंटे के बाद चूंकि आपके ब्लड के अंदर से सारा ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो चुका है, अब बॉडी को ये मैसेज मिला कि ये बंदे का जो ग्लूकोज है वो डिप्लीट हो गया, वो ख़त्म हो गया बॉडी से। अब फ़ौरन क्या होगा, आपके लिवर ने जो स्पेयर ग्लूकोज बनाया हुआ था, टेक्निकली हम बात करें तो ग्लाइकोजेनोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस के साथ वो स्पेयर रखा हुआ था, वो ब्लड में आ गया। जब वो ब्लड में आया तो ग्लूकोज ऊपर गया, जब ग्लूकोज ऊपर गया तो उधर से इंसुलिन उसको ठिकाने लगाने के लिए ऊपर आई। जैसे ही इंसुलिन ऊपर आई, भूख लग गई, दोबारा साइकिल शुरू, उसने क्रैश कर दिया, सारा कुछ धकेल दिया। इसलिए एक्सरसाइज के साथ एक तो कैलोरीज बहुत कम बर्न होती हैं जिससे वेट लॉस नहीं होगा, और दूसरा उससे भूख पड़ती है। अगर एक शख्स की उम्र 35-40 साल है, हाँ। इस उम्र में ही मसला शुरू होता है ज़्यादा आमतौर पे, और इस उम्र में ही लोग ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, क्या टिप्स हैं डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब की तरफ से अपना वज़न कम करने की? वज़न कम करने के लिए सिंपल, खुराक में भी तफसील भी बतानी है आप? जी, मैं तफसील बताता हूँ। सिंपल एक लाइन का आंसर है, कट और कंट्रोल योर कार्बोहाइड्रेट्स। जितने कार्बोहाइड्रेट्स कम कर सकते हैं ख़त्म कर दें, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी से ये बात आपको बता रहा हूँ, और मेडिकल फर्टर्निटी के लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि सर से लेके पाँव तक एक भी सेल बॉडी का ऐसा नहीं है जिसको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए ग्रो करने के लिए। बॉडी को सिर्फ प्रोटीन्स और फैट्स चाहिए। अच्छा, अब फ़ौरन अगला सवाल ये होता है कि जनाब अगर ये चाहिए ही नहीं तो अल्लाह पाक ने कार्बोहाइड्रेट्स बनाए क्यों? अल्लाह पाक ने कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ और सिर्फ आपकी लज्जत कामो दहन के लिए बनाए हैं, आपको मज़ा देने के लिए, स्वीट टेस्ट देने के लिए बनाए हैं। और ये उस ज़माने की बात है कि जब फूड मिलता नहीं था, इंसान गारों में रहता था, तो वो क्या करता था कि बर्फ़बारी या जो फेमिन्स आते थे या आपके कहत पड़ते थे, तो उससे पहले
और ये जंगली जानवरों का भी ये असूल था, इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च मौजूद है कि वो बर्फ़बारी के मौसम से पहले ढेर सारे फल खा लेते थे अपनी बॉडी के अंदर, वो ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर लेते थे, ताकि उनको पता था अगले अब 6 माह कुछ नहीं मिलना। वो जो कार्बोहाइड्रेट था उसकी ज़ेरे असर वो मोटे हो जाते थे। मोटे कैसे होंगे? उनकी बॉडी में फैट्स बन जाती थी। जितना कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट के अंदर सिर्फ मीठा नहीं है, उसके अंदर स्टार्चेस भी हैं, आलू भी उसके अंदर ठीक है, उसमें चावल है, उसमें मैदे से बनी हुई तमाम अशियाँ हैं, रोटी ठीक बिल्कुल। और ये मैंने कहा कंट्रोल करें, मिनिमम कर दें और मैदे के करीब ना जाएं। आपका जो एक नान है, एक नान जो हम खाते हैं सुबह, हर इतवार को नान चने एक फैशन है लाहौर के अंदर, निहारी, हाँ जी, निहारी बुरी नहीं है, नान बुरा है, ठीक है जी। एक नान के अंदर 10 से 12 छोटे चाय के चम्मच के बराबर चीनी मौजूद है। एक चावलों की प्लेट के अंदर 8 चम्मच छोटे जो है उसके बराबर चीनी मौजूद है। एक जो नॉर्मल स्लाइस है डबल रोटी का, ठीक है जी, उसके अंदर 4 से 4.5 चम्मच चीनी है। और इसको आप ब्राउन, अक्सर लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो ब्राउन डबल रोटी खाता हूँ, भाई उसके अंदर ब्रान मौजूद है, लेकिन मैदा भी उसी मिकदार में मौजूद है। ब्रान से ये होगा कि चूंकि फाइबर है, तो जो हमने शुरू में बात की थी उसकी एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगी, उसमें से शुगर कंटेंट कम नहीं होगा। अच्छा, सो गेट माई पॉइंट। तो कार्बोहाइड्रेट्स को जितना कम कर सकते हैं कर दें। प्रायोरिटाइज करना प्रोटीन को, प्रोटीन मिलेगी अंडों से, गोश्त से, दालों से, ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। और अब इसमें दूध आ जाता है। लोग कहते हैं जी हम प्रोटीन के लिए या कैल्शियम के लिए दूध पीते हैं, तो दूध के अंदर भी ये प्रॉब्लम है कि एक गिलास जब आप दूध का पिएंगे, चीनी शामिल करें या ना करें, 3.5 से 4 चम्मच के करीब चीनी कुदरती तौर पे मौजूद है, क्योंकि ग्लूकोज जो उसके अंदर जो शुगर है या कार्बोहाइड्रेट है दूध के अंदर, उसको हम कहते हैं ग्लैक्टोज। वो शुगर की एक किस्म है, उसने टूट के शुगर ही बनना है। तो फीका दूध भी अगर आप पीते हैं तो वो आपकी शुगर को बढ़ाएगा। अगर आपको बहुत शौक है पीने का, छोटा कप पिए और उसके अंदर इसबगोल का छिलका मिला लें, फिर फाइबर ऐड कर लें, ताकि उसकी फाइबर जो है अच्छा दूध के अंदर शामिल कर लें, ताकि फाइबर की वजह से उसके अंदर जो ग्लैक्टोज है उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो डाउन हो जाए और आपको शुगर की स्पाइक ना आए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आप दूध पीते हैं रूटीन में डेली एक गिलास, बच्चों को दूध जैसे बड़े शौक से देते हैं, तो वो भी ले लें छिलका इसबगोल साथ? सर आपके पिछले पॉडकास्ट में मैंने इस पर थोड़ी सी राइजनी की थी, तो लोगों ने बहुत बुरा मनाया था। हाँ, बल्कि लोग मेरे साथ पर्सनल हो गए कि जी आपने फिर दूध क्यों पिया था पैदाइश के बाद? भाई मेरे पैदाइश के बाद दूध देने पे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ये भी तो देखें, आप कुरान पाक का भी तो मुतालिया करें कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि माएँ अपने बच्चों को 2-2.25 साल की उम्र तक दूध दें। इसके बाद दूध देने का नहीं कहा गया। क्या आप गौर करें ना? बिल्कुल ठीक है जी। और क्या कहा गया साथ? माएँ अपना दूध भी लाएं। वहाँ पे गाय भैंस का दूध नहीं कहा गया हुआ, और डब्बों वाला। हाँ जी, माएँ अपना दूध पिलाती कब है? और भाईजान भैंस का दूध जो है या गाय का दूध उसके बछड़े के लिए, या वो इंसान के बछड़े के लिए नहीं है। मैं अपने मरीजों को मिसाल के तौर पे उनसे मजाक करता हूँ कि यार कभी भैंस ने या गाय ने आके इंसानी दूध पिया है, उनके हुकूक पे क्यों डाका मारते हो? अपनी माँ का दूध पियो। डॉक्टर साहब ये तो फिर आप बिल्कुल ही एक उलट बात कर रहे हैं, मतलब दूध फिर पिए ही ना लोग। दूध इतना अच्छा है बच्चों के लिए, 4-5 साल का बच्चा है, वो एक गिलास खालिस दूध, मैं कहाँ से दूध उठाता हूँ, कहाँ घर तक लाता हूँ उसको, इतना महंगा कि बच्चे पिए और सेहतमंद हों, तो आप कहते हैं उसका ताल्लुक कोई नहीं है सेहत से। पहली बात तो ये है कि जो आप दूध ले रहे हैं, ये बात फिर किसी और तरफ चली जाएगी, इस पर हम अलग पॉडकास्ट करेंगे। पहली बात तो ये है कि जो आप दूध ले रहे हैं वो अब हाइब्रिडाइज्ड मिल्क है। आप ज़्यादा दूध लेने के लिए आज से कई साल पहले जो आपकी लोकल गाय थी, लोकल गाय जो हमारी यहाँ पे देसी गाय होती है, उसकी तो नस्ल ही चेंज कर दी गई है। ज़्यादा दूध लेने के लिए बुल्स को एक्सपोर्ट किया गया और कुछ बुल्स का मादा वहाँ से एक्सपोर्ट किया गया यूरोपियन कंट्री से, और जब इनको क्रॉस कराया गया तो इनकी अब नस्ल बदल चुकी है। ठीक हो गया जी। जो गाय हमारी देसी होती थी ना, अच्छा अभी आप ये ईद कुर्बान आने वाली है, मार्केट में जाइएगा, देसी गाय की पहचान क्या है? उसके ऊपर एक हम्प या कुहान होती है, और उसकी अगर आप देखें तो यहाँ से थोड़ी से नीचे तक एक झालर लटक रही होती है। मुझे इस तरह की क्यों गाय दिखाइएगा? वो तो ये घरों में और फार्म हाउसेस पे होती नहीं है। नहीं होती ना, क्या हुआ? उनकी नस्ल चेंज हो गई।
नस्ल चेंज हुई तो उनका दूध अब वो दूध नहीं रह गया हुआ जो हमारे यहाँ पे देसी गाय थी। फिर हमारे ग्वाले ने उसको ऑक्सीटोसिन और मुख्तलिफ किस्म के केमिकल भरे इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, जो बात शुरू में तरबूज से शुरू हुई थी, उसके बाद उसके अंदर वो केमिकल्स आ गए। क्या वजह कि आपकी बच्चियां वक्त से पहले बलोगत का शिकार हो रही हैं कि उनके चेहरों के ऊपर बाल निकल रहे हैं, ठीक है। दूध के अंदर कार्बोहाइड्रेट अपनी जगह पे है, जबकि दूध के अंदर जो अडल्ट्रेशन है वो अपनी जगह पे है, ठीक है। और दूसरे वो लोग तमाम जो कि हमारे यहाँ, जैसे मैंने पहले बताया, अब तो आपका दूध एक ड्रम के अंदर कुछ केमिकल डाल के तैयार हो जाता है। आप आर यू कन्विंस्ड कि आपको जो दूध मिल रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है और सही है। दूध अब वो तो दूध रह नहीं गया, बछड़े को भी नहीं मिलता। जी, अभी लोगों ने इसको इस्लामिक टच भी दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा मरगूब था, बिल्कुल उनको मरगूब था, लेकिन क्या ये वही दूध है जो आज हमें पीते थे, जो हम पी रहे हैं आज? इस वजह से साइंटिफिक रिसर्च 1400 साल अब आगे आ गई है, ठीक हो गया। इसके अंदर अब आप किसी भी इसके बेसिस मौजूद हैं बाकायदा। दूध के गिलास भर भर के ना पिए, एक कप पी लें बहुत काफ़ी है, वरना आपके दूध के अंदर 3.5 से 4 चम्मच चीनी आपको मिलेगी, उसके अलावा कुछ केमिकल्स मिलेंगे और ये मसाइल। आप जिक्र कर रहे थे कि उसके अंदर छिलका सब गुड़ डाल लें, जी, तो वो फाइबर ताकि उसकी जो असर पजीरी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर है वो कम हो जाए, उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, आपको शुगर की स्पाइक्स ना आए। क्योंकि जब आपके बच्चे ने सिर्फ दूध नहीं पीना, बच्चे भी ले सकते हैं छिलका सब गुड़, वो बच्चा जो कि इसको निगल सके, अब छोटे बच्चे तो नहीं ले सकेंगे ना, उनको आप उसकी मिकदार कम करें ना। मैंने कहा कंट्रोल द कार्बोहाइड्रेट्स, मैंने कट करने के लिए नहीं कहा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आखिरी बात इसी टॉपिक के ऊपर कि ये हर चीज़ तो बंद हो गई, यही चीज़ें तो हम खाते पीते हैं, रोटी है, नान है, चावल है, जिस दिन चावल नहीं पके तो रोटी पक जाएगी, रोटी नहीं पकी तो बिरयानी पक जाएगी, जी, पुलाव पक जाएगा, जी, फिर क्या खाना है उन्होंने? तो सर इसका खमियाजा भी तो हम भुगत रहे हैं। आज कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज़, आपकी यंगस्टर्स की डेथ्स हो रही हैं, आपने देखा आए रोज़ हमें ख़बर मिलती है जी कि फ़लाँ मेडिकल डॉक्टर या फ़लाँ बच्चा जो है वो अर्ली मॉर्निंग वाज फाउंड डेड इन द बेड। ये भी चीज़ें तो हैं ना साथ आपके, क्योंकि अगर आप इस वक्त किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में चले जाएं, आपको हर बच्चे के हाथ में, एक हाथ में बर्गर, एक हाथ में सोडे की बोतल नज़र आएगी, या उसके हाथ में चिप्स का पैकेट नज़र आएगा, ठीक है जी। हम जब तक जागते हैं तब तक खाते हैं। मैटर ये करता है कि हम क्या खाते हैं और दिन में कितनी दफ़ा खाते हैं। अल्लाह मियाँ ने आपको डिज़ाइन किया हुआ है 1 फूड अ डे के लिए, ठीक है जी। डिज़ाइनिंग आपकी ये हुई थी कि आप दिन में 1 खाना खाएंगे, लेकिन चलें आप उसको मैक्सिमम 2 कर लें। 1993 तक अमेरिका के अंदर 3 खाने खाए जाते थे, नाश्ता, लंच और डिनर। अगर कोई बच्चा कहता था ना अपनी माँ को कि मैंने शाम के वक्त के मैंने आइसक्रीम खानी है, तो उसको जवाब देती कि ख़बरदार आइसक्रीम नहीं खानी, इससे तुम्हारा जो डिनर है वो स्पॉइल हो जाएगा, तुम खा नहीं सकोगे, ठीक हो गया। इसी तरह से स्नैकिंग का कोई रवाज नहीं था। बाई द टाइम वी रीच 2005 2005 तक पहुँचते पहुँचते इन 3 खानों की तादाद हो गई 7। अच्छा जी, ठीक है। और उसके बाद अब 2003 के बाद कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कहाँ पे गई, शुगर कहाँ पे गई, मोटापा कहाँ पे गया, ये आप देख लें। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप इस इतवार वाले दिन या किसी आम दिन पे गौर कीजिएगा, खामोशी से काउंट कीजिएगा आपके बच्चे कितनी दफ़ा दिन में खाते हैं। जब तक आप अपने जिस्म को पहले खाने को मेटाबोलाइज करने का टाइम नहीं देंगे, जो कि मिनिमम 6 घंटे, अगर आपने नाश्ता किया हुआ है तो अगले 6 घंटे जब तक आप अपने इस खाने को मेटाबोलाइज करने के लिए नहीं देंगे। अब होता क्या है, सुबह नाश्ता किया, आप जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं आपका पीएन ला के चाय और बिस्किट आपके सामने नहीं रख देता, ठीक है जी। अभी चाय और बिस्किट क्रेविंग होने लग जाती है, क्रेविंग हो जाती है, क्योंकि आपका सुबह का नाश्ता कार्बोहाइड्रेट्स पे मुश्तमिल था, ठीक है ना जी, वो क्रैश हो गया आप, ठीक है जी। आप 2 अंडों का आमलेट, 1 चाय का कप और 1 दही का बाउल लेके ज़रा जाइएगा और मुझे बताइएगा कितनी भूख लगती है आपको। वो सही है, आप कहते हैं वो बेस्ट है, बेहतरीन है, उसके अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपका अभी चाय और जो आपने स्नैकिंग की तो साल लंच का टाइम हो गया, 3 खाने हो गए। शाम को खा रहे हैं तो ये हो नहीं सकता कि भाभी ने आगे आपके लिए, क्योंकि जी अब मियाँ साहब माशाल्लाह पूरी दिन की थकन के बाद खा रहे हैं, तो ये हो नहीं सकता कि इवनिंग में आपके लिए चाय साथ खाने के लवाजमात ना रखे हों। कितनावा खाना हो गया? ये चौथा बन गया, चौथा हो गया। अब रात को आपने डिनर किया, बल्कि क्लिनिक पे भी बंदा चाय पी लेता है, चाय पी के 6 खाने तो आपने कर लिए। अब आप घर तशरीफ़ लाए रात को, आप पढ़ने लिखने वाले आदमी, आपने पॉडकास्ट की भी तैयारी करनी है, ये मुमकिन नहीं है कि आपको रात को जल्दी सोते हो, 1-2 बज जाते हैं, 1-2 बज जाते हैं। क्या ये मुमकिन है कि डिनर के बाद आप 2 बजे तक जागें और आप जाके फ्रिज किचन में चेक ना करें?
8 तो पूरे कर दिए हैं आपने। तो सर फिर वादा आप रहने दे तो कुछ। सर फिर आप तैयार रहे ना फिर इन चीज़ों के लिए, फिर आप इन प्रॉब्लम्स के लिए तैयार अच्छा रहे। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल हाँ। फिर थोड़ा सा अब मैं उसको दोबारा से कॉइन करूँगा कि क्या चीज़ें आइडियल और कितनी लें दिन में, सर क्या डिज़ाइन कर सर लें? हर वो चीज़ जो कि कार्बोहाइड्रेट्स फ्री है या जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम है। वो बता देना। हाँ जी। आज मसला हल हो जाएगा। सर आप अंडे खाएं, ठीक है। गोश्त खाएं, नाश्ते में क्या लें? नाश्ते में अंडे लें, आमलेट लें उनका, सही ठीक है, है। उसमें से स्लाइस निकाल दें, अच्छा डबल ठीक रोटी है, निकाल दें। ठीक है। सिर्फ अंडा खाएं? हाँ, डबल रोटी से कम बुराई पराठे में है, लेकिन पराठा बहुत बड़ा ना खाएं, एक पोर्शन मुनासिब ले लिया आपने। 2 अंडों का आमलेट पहले खा लें, साथ दही का बाउल ले लें और पराठा एंड पे ले लें। ये जो तरतीब हमारे भी तो रखें ना। ड्रामे और फिल्मों में दिखाते हैं कि अमीर फैमिली में सुबह सुबह जूस आता है, हाँ जी। वो ना लें। तो सारे इस वक्त सारे क्लिनिक अमीर फैमिलियों से यह बात है। ये जो महंगे महंगे टीके लग रहे हैं, ये भी मैंने आपसे सवाल पूछना था। वो अमीर फैमिलियों को ही लग रहे हैं, गरीब आदमी के में तो वैसे नहीं है। वो तो बेचारा इतना मोटा भी नहीं है। इस लाइफस्टाइल को हम भुगत रहे हैं। याद रखिए, जितनी भी 8 क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं जो कि आपका हेल्थ केयर बजट किसी भी घर का 70% या किसी भी नेशन का 70% 80% हेल्थ केयर बजट खाती हैं। आप इनको उंगलियों पे गिनना शुरू करें, ये जो 8 बीमारियां हैं यही आजकल घरों में है। ठीक है जी। नंबर 1 डायबिटीज, शुगर, हाइपरटेंशन या ब्लड ब्लड प्रेशर, प्रेशर, डिस्लिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, फैटी लिवर डिजीज, आपका पीसीओएस बच्चों के अंदर, खवातीन में खास। हाँ जी, आपकी कार्डियोवैस्कुलर या हार्ट डिजीज, ठीक हो गया जी, कैंसर एंड डिमेंशिया, भूलने की बीमारी। ये 8 बीमारियां पूरी हो गई। ये 70% आपका बजट खा रही हैं। ठीक है। और आपको आज मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये 8 की 8 बीमारियां ड्रगेबल नहीं है, ये फूडेबल हैं। ये बीमारियां कभी आप अपनी ईमान से बताइए, आप डॉक्टर हैं, इन 8 बीमारियों में से कभी दवाइयों के साथ कुछ आपने ठीक होता देखा? कुछ भी। वंस डायबिटिक ऑलवेज डायबिटिक, वंस हाइपरटेंसिव ऑलवेज हाइपरटेंसिव, वंस कैंसर पेशेंट ऑलवेज कैंसर पेशेंट। डिस्लिपिडीमिया, आप जो दवाइयां देते हैं, मैनेजमेंट की बीमारियां चलें आप। जैसे ही आप डिस्लिपिडीमिया के लिए स्टैटिन या दवाइयां देते हैं, जैसे ही आप छोड़ते हैं कोलेस्ट्रॉल फिर उधर ही। क्यों? आपकी लाइफस्टाइल नहीं। मुझे इख्तलाफ नहीं है, दवाइयां आप दें सर, हम लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस के लिए कुछ नहीं करते। हमारा सारी जो अप्रोच है वो ड्रग सेंटर्ड है। हम सिर्फ दवाइयों के साथ यही वजह है कि हमारे पास आज जब किसी भी हमारे दोस्त का नुस्खा आता है तो मरीज जो बात करता चला जाता है, उसकी एक एक दवा इंक्लूड होती है। एक नुस्खे के ऊपर 12 से 15 दवाइयां ऑन एवरेज लिखी होती हैं। ठीक है। इनमें से ये दवाइयां आधी से भी कम हो जाती हैं अगर कोई अच्छा डॉक्टर उनका लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस कर दे, उनको खाने के बारे में बता दे, उनको ये बता दे कि खाने के अंदर वक्फा लंबा रखना है, बार बार नहीं खाना। यही वजह है कि आज तक जितनी भी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ पाकिस्तान में या दुनिया भर में ईजाद हुई हैं, आप मुझे ये बताइए, ये 8 बीमारियां पिछले 10 साल की निस्बत ऊपर गई हैं या नीचे आई हैं? बहुत ज़्यादा ऊपर गई। अगर हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, तादाद ही बहुत ज़्यादा है सर, अगर हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं और आज तक हमने बेहतरीन इलाज किया, हमारे की ओपिनियन लीडर्स ने और दुनिया के जो माहिरीन ने बेहतरीन इलाज किया, तो सर इनमें से 8 में से कोई एक बता दें जो पीछे। व्हाई दिस इज हैपनिंग? हाँ जी। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह स्लिम हैं, स्मार्ट हैं, खूबसूरत हैं, अपना बताएं, कल क्या खाया आपने? अच्छा, जो मैंने अब जो मैंने खाया या जो आपकी रूटीन है वो बता दें। जो मैं खा मुझे ये सवाल अक्सर मेरे पेशेंट भी करते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ यार छोड़ो इसको, रहने दो, तुम नहीं कर सकोगे। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कैसे? मैंने कहा यार मैं रूटीन में 2 खाने खाता हूँ जो कार्बोहाइड्रेट फ्री होते हैं। अच्छा। कार्बोहाइड्रेट फ्री होते हैं, यानी सुबह का जो मेरा नाश्ता है वो अंडों के ऊपर, चाय के ऊपर मुश्तमिल होता है, और उससे मैं 2 क्लिनिक रन करता हूँ रात 12 बजे तक। बल्ले बल्ले बल्ले। और मुझे भूख नहीं लगती, इन बिटवीन मैं स्नैकिंग नहीं करता। बहुत ज़्यादा दिल करे तो शाम को 1 कप फीकी चाय का ले लेता हूँ, रात को मैं डिनर करता हूँ अपनी मर्ज़ी का। हफ्ते में कम से कम 3 दिन मैं 18 से 20 घंटे का वाटर फास्ट करता हूँ। अच्छा, यानी सुबह मैंने नाश्ता ले लिया, ठीक है जी, उसके बाद सारा दिन मैं अब 18 या 20 घंटे पूरे करूँगा, और उसके बाद मैं अगला खाना खाऊँगा, इस तरह सिर्फ पानी पीऊँगा, जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कह लें या टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग कह लें, कुछ भी कह लें। तो उसके अलावा जो सबसे इसमें ज़बरदस्त चीज़ है, स्नैकिंग है। मैं स्नैकिंग नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। हाँ, कभी संडे वाले दिन बच्चों के साथ उन्होंने कुछ मंगाया तो एक आध चीज़ ले लूँगा। मेरे हफ्ते में कम से कम 3 से 4 वाटर फास्ट होते हैं, और सम टाइम ये वाटर फास्ट 24 घंटे भी जाता है। यानी आज मैंने सुबह नाश्ता किया ना, तो अगले दिन मैं नाश्ता करता हूँ।
तो अच्छा ठीक है। और मुझे कोई क्रेविंग नहीं होती, क्योंकि जब आप फास्टिंग को एक्सटेंड करते हैं 17 या 18 घंटे, अब सवाल लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन ऐसे है, और ये चीज़ बड़ी साइंटिफिकली प्रूव है कि जब आप फास्टिंग आपकी एक्सटेंड करती है 16 घंटे से ऊपर, अब आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट के जो स्टोर्स हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं, जो खत्म हो जाते हैं। रिजर्व पड़ा होता है वो कहाँ पे थे? वो आपके ग्लाइकोजन की शक्ल में आपके लिवर के अंदर स्टोर थे। ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट हो गए, आपका जो ग्लूकोनियोजेनेसिस की वजह से था वो डिप्लीट हो गया। अब जिस्म को तो कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा, अब जिस्म ने जिंदा रहना है, ठीक है, वो क्या करेगा? फौरन आपकी बॉडी स्विच करेगी आपके फैट की तरफ, तो वो आपकी जिस्म का फैट लेना शुरू कर देगी। दिस इज की टुवर्ड्स योर फैट लॉस। आपकी बैली है, मेरी बैली देख लें आप, ठीक है ना जी। क्योंकि जब आप 24 घंटे फास्ट करते हैं, 18 घंटे के बाद हर आने वाले घंटे में आपकी बॉडी अपनी सर्वाइवल के लिए मरहूने मिन्नत है आपकी फैट के ऊपर, वो आपकी फैट खाना शुरू कर देती है। और जब ये जो फैट बॉडी के अंदर ये कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाती है, चर्बी तो नहीं खानी ना, फैट कन्वर्ट हो जाती है केमिकल में, इसको कीटोन्स कहते हैं। ये कीटोन्स जब ब्रेन को पहुंचती हैं तो आप बिलीव कीजिए ग्लूकोज की निस्बत कीटोन्स, अगर आपको ग्लूकोज के 3 मालिक्यूल चाहिए ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए, तो कीटोन का 1 चाहिए। तो ब्रेन का पसंदीदा खाना कीटोन्स हैं, ग्लूकोज नहीं है। यही वजह है कि जब मेरी फास्टिंग लंबी होती जाती है, मेरी जहनी सलाहियतें वो और खुलना शुरू हो जाती हैं। उस दिन मैं रात को ज़्यादा अच्छा पढ़ता हूँ, उस दिन रात को मुझे कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल कॉन्सेप्ट्स की ज़्यादा अच्छी समझ आती है। आपने कहा डिनर, जी बात पूरी करें। जी, इस वजह से कि कीटोन्स अब ब्रेन को जा रही हैं और ये पसंदीदा खाना है ब्रेन का, और आप जितना ज़्यादा कीटोन्स पे रिलाई करना शुरू हो जाएंगे, बॉडी को कीटोन्स पे डालेंगे, एक तो फैट लॉस होगा और दूसरा आपकी जहनी सलाहियतें। और यही वजह है कि अल्जाइमर के मरीजों को, इस पर स्टडीज़ मौजूद हैं, भूलने की बीमारी अल्जाइमर डिमेंशिया वालों को जितना भूखा रखेंगे आप, उनका अल्जाइमर और डिमेंशिया उतना स्लो डाउन हो जाता है। जब हम मरीज़ को कहते हैं और डॉक्टर साहब अब्बा जी 80 साल दे आने तो 80 उन्होंने कुछ भी ना दिए खान नू, ऐसा तो कमज़ोर हो जाएंगे। अगर आपने डिमेंशिया ठीक करना है तो अपने वालिद साहब का या वालदा साहबा का जो मोड ऑफ एनर्जी है उसको कीटोन्स पे शिफ्ट करें, ठीक है। अब ये चीज़ें जो हैं ये नहीं है लोगों के लिए, लेकिन ये साइंटिफिकली रिसर्च डाटा है। अच्छा, आपने कहा लंच नाश्ता तो आपने बता दिया, डिनर में क्या खाते हैं फिर? डिनर में अपनी मर्जी का करता हूँ, जब मैंने ये सारा दिन ये किया हुआ है, ठीक है, सारा दिन भूखे रहने के बाद। लेकिन मेरी तरतीब वही होती है, मैं चावलों को हत्तुल वसा अवॉइड करता हूँ। नान मुझे याद नहीं कि मैंने आखिरी दफ़ा कब खाया, कब किसी फंक्शन में फंस जाए तो मेरी कोशिश होती है कि 1/4 पोर्शन उसका ले लूँ, ठीक है। चावल जो है मैं उसको अवॉइड करता हूँ, आलू के चिप्स ये वो, मैं इन चीज़ों को अवॉइड, स्टार्चेस से, मैदे से मैं जो कार्बोहाइड्रेट की तरफ जाएं। जी, कार्बोहाइड्रेट की तरफ जाएं। मेरी कोशिश यही होती है। मैं रोटी खाता हूँ, मैं रात की रोटी पूरी रोटी खाता हूँ मैं, लेकिन उसके साथ मेरी प्रोटीन्स होती हैं, उसके साथ मेरी फैट्स, मेरे हर खाने के अंदर मक्खन होता है। और हर ये जो खाना जो मैं लेता हूँ तो मक्खन को आज से नहीं, मैं कोई 30-35 साल से मेरे दोनों खानों में सुबह भी मक्खन होता है और रात के खाने में भी मक्खन होता है। और आपको मैं बताऊं, मैं हर साल अपने टेस्ट कराता हूँ। अभी मैंने लास्ट पिछले माह अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराया तो LDL कोलेस्ट्रॉल, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो मेरा 123 है, मक्खन खाने के बावजूद। रोटी या डबल रोटी के ऊपर रखा हुआ मक्खन बुरा नहीं है, मक्खन के नीचे पड़ी हुई रोटी बुरी है। वाह वाह वाह, क्या बात है जिंदाबाद। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने सारा बड़ा ब्रीफ और उससे बता दिया, लेकिन बस अब हर सवाल के मैं कहता हूँ आखिरी सवाल, लेकिन उसमें से भी एक आखिरी सवाल निकल आता है, ताकत कहाँ से आएगी? इतना कमज़ोर कर देंगे आप। हमारे तो ये होता है कि बुज़ुर्ग अगर खाना छोड़ दें, सारी बेटियां बेटे अब्बा जी माड़े हो गए ने, अब्बा जी कमज़ोर हो गए ने, सेहत इन्हां दी पहले तो ये समझ लें कि अब्बा जी मोटे कहाँ से हुए थे। हाँ जी, मोटे हुए थे कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, जो आपने भर भर के जूस पिलाए, अब्बा जी को पिज़्ज़े भी खिलाए रात को कि अब्बा जी खा लें कुछ, तो मोटे तो वो कार्बोहाइड्रेट से हुए हैं। प्यार मोहब्बत का ताल्लुक इससे नहीं है कि उनको कोई कहे कि जी अब्बा जी कुछ खा लो तुसी, या ये प्यार मोहब्बत जो है ना, ये प्यार मोहब्बत ही ने तो ये सारी बीमारियां दी हैं, ठीक है। बॉडी को सिर्फ प्रोटीन्स और फैट्स की ज़रूरत है,
ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की नहीं है, हमने शुरू में बात कर ली है। मसाइल सारे कार्बोहाइड्रेट से आ रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को मेरे भाई आपने कम करना है। उनको अंडे खिलाएं अब्बाजी को, उनको गोश्त खिलाएं, शामी कबाब खिलाएं, उनको चिकन पीस रोस्ट करके दें, उनको मटन खिलाएं। किसने मना किया आपको? ठीक है जी, ये ताकतवर चीज़ें हैं, इससे उनकी क्रेविंग भी नहीं होगी, अब्बाजी को भूख भी नहीं लगेगी। और जब आप फैट और प्रोटीन्स पे आ जाएंगे और अब्बाजी को एक लंबा वक्फा दे देंगे, मिसाल तो ये है ना कि आपने भूखा नहीं रखना, तो ये खाने से जब भूख ही नहीं लगेगी तो अब्बाजी भूखे कैसे रह गए फिर? आप बात को समझे ना। मैं सब अब्बाजी को नट्स एंड सीड्स दें, अगर वो खा सकते हैं तो उनको काजू बादाम अखरोट दें, ठीक है जी, उनको फ्रेश फ्रूट्स दें, उनको सब्जियां दें, सब्जियों के सूप्स दें, थोड़ा कुछ है खाने के लिए। आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही मिले हैं। उनको पिज़्ज़ा ही देंगे तो वो, या उनको आइसक्रीम का बाउल ही देंगे, या उनको ग्लास भर के आप कोक या पेप्सी का ही देंगे तो आपकी मोहब्बत पूरी होगी। सर ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत के अंदर आप अपने बुजुर्गों को नुकसान पहुँचाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे डॉक्टर्स में भी बहुत बीमारियां हैं, हम नसीहतें तो करते हैं मरीज़ों को। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो सर्जन्स में मैंने एक चीज़ नोट की है कि ऑपरेशन किया, रज के खाना खाया जी, समझते हैं कि यार ताकत वाला काम किया है। खासकर हम जो कि ऑर्थो वाले जो होते हैं, बोन्स का होता है, सर्जन्स जितनी हमारी हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो एमरजेंसीज हैं, वहाँ ऑपरेशंस के बाद या हॉस्पिटल्स में थिएटर के बाद कढ़ाई चलती है। हाँ जी, ये कितनी नुकसानदेह है उनके लिए? सर कढ़ाई में कोई नुकसान नहीं है, मैंने पहले बताया, उसमें प्रोटीन और फैट है, गोश्त है वो। हाँ जी, उसके साथ नान नुकसानदेह जो आप उसके साथ धड़ाधड़ खा रहे हो हैं। मैंने जो शुरू में बताया, कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रायोरिटाइज प्रोटीन, उनको तरजीह दें, प्रोटीन्स वाली चीज़ें जितनी उनको तरजीह दें। एंड डोंट फियर फैट, फैट से मत डरें। 35-40 साल से मक्खन खा रहा हूँ, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 130 है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो कार्बोहाइड्रेट से बनता है। वो हमारे, मैं अपने बड़ी माजत के साथ अपने कार्डियोलॉजिस्ट दोस्तों को ये मैसेज दूंगा, खुदा के लिए लोगों का देसी घी और मक्खन बंद ना करें, उनके अंडे की जर्दियाँ बंद ना करें। नहीं, उससे शरीयानों में चर्बी नहीं बनती? सर नहीं बनती ना, ये देसी घी जो होता है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बनती, देसी घी से उससे नहीं बनती। आप याद रखिए कि कोलेस्ट्रॉल आपकी, ये जो गुड और बैड का कोलेस्ट्रॉल का जो हमने ये भी थोड़ा सा बता दें। मिथ बनाई हुई है ना जी, इससे आज आप बाहर निकल आए। सारा कोलेस्ट्रॉल गुड है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसको आप बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, दिस इज़ द हीरो ऑफ योर इम्यून सिस्टम। आपके सर से लेके पाँव तक 37 ट्रिलियन सेल्स हैं बॉडी के, एक एवरेज बंदे के, एडल्ट के। हर सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है बाहर की, वो कोलेस्ट्रॉल से बनती है, ठीक है जी। इम्यून सिस्टम आपका, अभी कोविड जो जब पहली लहर आई 2020 में, उसके बाद अमेरिका के अंदर जो बूढ़े लोग थे उनकी बहुत ज़्यादा अमवात हुई, आपने पढ़ाई होगी, ठीक है। जो रिसर्च किया तो पता चला कि वो तमाम लोग जो कोलेस्ट्रॉल लोअर करने वाली दवाइयों के ऊपर थे, उनमें वो ज़्यादा मरे हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत नीचे चला गया था। और वो तमाम बूढ़े जो इस तरह की दवाइयों पे नहीं थे, वो उसको सर्वाइव कर गए, ठीक है जी। मेरे वालिद साहब भी उसमें शामिल थे, अल्हम्दुलिल्लाह। सीवियर कोविड को, उनकी उम्र उस वक्त कोई 82 साल के करीब थी, और वो बड़े आराम से सर्वाइव कर गए माशाल्लाह, क्योंकि वो स्टैटिन्स पे नहीं थे। बहुत अरसा पहले मैंने उनकी स्टैटिन्स बंद करवा दी हुई थी, ठीक है जी। अल्जाइमर और भूलने का मर्ज बढ़ता है आपकी जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवाई है। अच्छा, ये बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल इतना ज़रूरी है कि अल्लाह मियाँ ने आपके ऊपर, अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी नहीं रखी, अपने हाथ में रखी है। कोलेस्ट्रॉल आपका बनता है लिवर के अंदर, और लिवर को आपकी बॉडी की ज़रूरियात के लिए 3 ग्राम कोलेस्ट्रॉल रोज़ाना लिवर बनाता है। अब ये जो 3 ग्राम कोलेस्ट्रॉल लिवर बनाता है, इसमें से 80% जो कोलेस्ट्रॉल है वो कार्बोहाइड्रेट से बनता है मेरे भाई, ओके। और सिर्फ 20% है जो कि फैट से बनता है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि खाने में कट क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट या फैट्स? कार्बोहाइड्रेट। दिस इज द क्रक्स ऑफ द डिस्कशन। अच्छा, बस एक और सवाल मुझे बताएं, क्योंकि हर शुगर का जो मरीज़ है, ज़ाहिर है डॉक्टर्स ही लिखते हैं ना, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, तो बतौर डॉक्टर आपसे सवाल कर रहा हूँ जी। एक जेन्युइन कंसर्न के तौर पे। मेरे पेरेंट्स दोनों डायबिटिक हैं, शुगर है उनको, उसमें एक कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई होती है हमेशा से, वो ले रही हैं, मेरी वालदा ले रही हैं जी। क्या बंद करवा दूँ उसको? सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक सिर्फ मेरे साथ एक पॉडकास्ट आधे घंटे का सिर्फ इस मौजू पे करें, ये मेरा पसंदीदा मौजू है। परसों भी मैंने तकरीबन 100 डॉक्टर्स की मौजूदगी में ये लेक्चर दिया है कि किसी तरह से भी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन जो है ना, ये फ़ायदा नहीं पहुँचाती, इनका नुकसान ही नुकसान है। अब रीज़न क्या है, डॉक्टर क्यों लिखते हैं? अनफॉर्चुनेटली बड़े अदब के साथ ये गुजारिश है कि हमारे वो तमाम प्रोफेसर्स और वो तमाम जो हमारे सीनियर्स हैं,
जब हमने उनको ये नई रिसर्च सामने रखी तो उन्होंने आगे से सीधा जवाब दिया कि भाई सीधी बात है, हमने तो वही प्रैक्टिस करना है जो हमने अपनी MRCP के दौरान या कार्डियोलॉजी की फेलोशिप के दौरान सीखा, किताबों में जो पढ़ा। सर अगर हम इस तरह से सोचना शुरू कर देंगे तो फिर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। रिसर्च जो है पूरी दुनिया में जितनी भी रिसर्च है मेडिकल की, मैं पूरी जिम्मेदारी से अगर आप कहेंगे तो मैं प्रूव कर दूंगा, आप आधे घंटे का मेरे साथ पॉडकास्ट करें, सारी रिसर्च फार्मा फंडेड है। अगर आप एक दवाई की कंपनी के मालिक हैं और आप कोई दवा बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मैं तो चाहूँगा बिके, आप चाहेंगे बिके, आप कभी भी उसकी बुराई नहीं बताएंगे, आप उसकी अच्छाइयाँ ही गिनवाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो डॉक्टर्स का सोर्स ऑफ नॉलेज है वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है। अब इंटरनेशनल गाइडलाइंस जिन इदारों से आती हैं वो 2-3 जो मोतबर इदारे हैं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, ये हार्ट के हैं, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, इंग्लैंड के अंदर नेशनल हेल्थ सिस्टम जो उनका NHS है वहाँ पे। अब मैं आपको सबूतों के साथ ये साबित कर दूंगा कि इन सब की फंडिंग और तनख्वाहें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से आती हैं, इंक्लूडिंग FDA। अब मुझे ये बताइए कि जो आपको तनख्वाह देंगे वो गाइडलाइन अपनी मर्जी की नहीं बनवाएंगे आपसे। हमने किस तरह इन गाइडलाइंस को सहीफा आसमानी समझ लिया? इसलिए समझ लिया कि हम ये समझते हैं कि ये बड़े मोतबर इदारे हैं। आपकी रिसर्च कहाँ से आती है सर, जो आप बता रहे हैं? जी, मेरी रिसर्च कहाँ से आती है? मेरी देखिए, अगर इन दवाओं की फेवर के अंदर रिसर्च और बाइस्ड रिसर्च दुनिया में है तो क्या इनके अगेंस्ट पैरेलल रिसर्च जो कि फार्मा फंडेड ना हो वो नहीं चल रही? वो भी तो चल रही है ना। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ हासिल रहा है दुनिया के बेहतरीन इदारों में बेहतरीन टीचर्स से पढ़ने का। ये वो टीचर्स थे अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर जो अपने, अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ना तो एक बिल्डिंग में उनका अपना डिपार्टमेंट है और दूसरी साथ उनकी रिसर्च की लैब है, उनकी ज़ाती रिसर्च मौजूद है। मैं दुनिया में 5 या 7 आपको ऐसे रिसर्चेस गिनवा सकता हूँ जिन्होंने पैरेलल रिसर्च की, उनके पेपर्स उन्होंने निकाले और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने उनको पब्लिश नहीं होने दिया। दे आर सच अ बिग माफिया। ठीक है जी। इससे मैं ये अभी ये क्लियर कर दूं कि फार्मा इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की है इसको ऑफेंडेड ना हो इससे। आपको तो सर उन हकायक का इल्म ही नहीं है, आप तो बहुत छोटा सा मोर हैं। जो इंटरनेशनल ड्रग माफिया है उनके तो बिलियंस और ट्रिलियंस के अंदर स्टेक्स हैं। आप कहते हैं दवाइयों की बजाय फिर फूड मैनेजमेंट हो, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। सर दवाइयों के मैं ख़िलाफ़ नहीं, मैं सिर्फ ड्रग सेंटर्ड अप्रोच के ख़िलाफ़ हूँ कि हर मर्ज़ की एक गोली देना। जबकि इनमें से जो 8 मैंने अमराज बताए हैं वो 70 to 80% कैन बी क्योर्ड और इवन कंट्रोल्ड विद डाइटरी मैनेजमेंट्स। हम अपने जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं विदाउट गिविंग देम इवन अ सिंगल क्लास इन न्यूट्रिशन या लिपिडोलॉजी हम उनको मार्केट में भेज देते हैं। न्यूट्रिशन का तो माजरत के साथ पता ही नहीं होता क्योंकि जब से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आए हैं उन्होंने कहा जनाब डॉक्टरों को अलहदा रखो, न्यूट्रिशन की अलहदा फैकल्टी बनाओ ताकि दोनों हाथों से पैसे आएँ। पोस्ट भी अलहदा आ गई, अब तो सब कुछ अलहदा करें। और अनफॉर्चुनेटली मैं ये बात बता दूं आपको, जितने भी हमारे मॉडर्न न्यूट्रिशनिस्ट हैं दे आर अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नॉट द सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। कि उनको भी जो गाइड आज तक उनको कैलोरीज कॉन्सेप्ट के अंदर उलझाया गया है कि जी कैलोरीज कम कर दें, कैलोरीज कम कर दें। कैलोरीज कम करने को हम डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरी बात याद रखिए, कैलोरीज जो है वो फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का नहीं है। कैलोरी जो है वो तो फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट है, फिज़िक्स वालों को यूज़ करने दें। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर कैलोरीज कहाँ से आ गई? जो न्यूट्रिशनिस्ट आ रहा है वो कैलोरीज का कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है, जी इतने पर कैलोरीज कार्ब्स की रखनी है, इतनी प्रोटीन्स की। भाई इस कॉन्सेप्ट से बाहर आ जाए। कैलोरी नाम की कोई चीज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर या मेडिसिन में नहीं है। इनको फिज़िक्स के लिए और साइंटिफिक उलूम के लिए रहने दें। आपकी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो सिंपल 3 चीज़ों पे चलती है: कंट्रोल द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रायोरिटाइज प्रोटीन्स एंड डोंट फियर फैट।